कि भले ही नॉक्स की एल्डियन में अच्छी रेपुटेशन हो, वह अभी भी सिर्फ एक ब्रैट है और ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे वह एक प्रिंस को हरा सके जिसने रॉयल फैमिली से हाई क्वालिटी एजुकेशन प्राप्त की है। रेफरी घोषणा करता है कि मैच तब समाप्त होगा जब उनमें से कोई एक गिर जाएगा या सरेंडर कर देगा और वह उन्हें रूल्स भी समझाना शुरू करता है। एक बार फिर प्रिंस अपने ओपोनेंट की तरफ चार्ज करता है और परिणाम अपरिवर्तित रहता है। सोर्ड्समैन उसके अटैक को आसानी से ब्लॉक कर देता है। जल्द ही वह नोटिस करता है कि हालांकि लुई बैड एंडिंग मेकर हो सकता है, उसकी कॉम्बैट एबिलिटीज उतनी इंप्रेसिव नहीं है। हालांकि उसकी टैलेंट डिसेंट है, यह उस लेवल पर नहीं है जहां वह नॉक्स तक पहुंच सके। कुछ सेकंड के बाद यंग मास्टर अचानक लड़ाई रोक देता है। लुई आश्चर्य करता है कि वह क्यों रुक गया है। सोर्ड्समैन उसे सूचित करता है कि उसे रूल्स या मैच के बारे में कोई कंप्लेंट्स नहीं है, लेकिन यह काफी बोरिंग लग रहा है क्योंकि कुछ भी लाइन पर नहीं है। प्रिंस जानना चाहता है कि उसका क्या इरादा है। नॉक्स सुझाव देता है कि यह देखने के लिए एक बेट लगाई जाए कि मैच कौन जीतता है या हारता है। लुई मन ही मन सोचता है कि इस तरह वह आसानी से जो चाहता है वह प्राप्त कर सकेगा। प्रिंस जवाब देता है कि ऐसा लगता है कि यह मैच अब बोरिंग नहीं होगा और सहमत होता है। नॉक्स मैच के बाद बेट की कंडीशंस बताने का प्रस्ताव रखता है। हालांकि प्रिंस अपोलोजाइज करता है और उसे सूचित करता है कि उसका व्यक्तित्व काफी इम्पेशेंट है, इसलिए वह अपनी शर्तें पहले ही बता देगा। यंग मास्टर जवाब देता है कि इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। लुई उसे बताता है कि अगर वह यह मैच जीतता है तो वह चाहता है कि नॉक्स प्रिंसेस के बजाय उसकी सेवा करे। सोर्ड्समैन आश्चर्य करता है कि उसका वास्तव में क्या मतलब है। प्रिंस पलटवार करता है कि इग्नोरेंस का नाटक करना व्यर्थ है और पूछता है कि क्या वह उसकी बहन से बिविच्ड नहीं हुआ है। यह सुझाव देता है कि यही कारण है कि उसने उसे उस फॉरेस्ट में बचाया था। नॉक्स सोचता है कि लुई पूरी तरह से डिल्यूजनल है और उसने इसे पूरी तरह से गलत समझा है। वह समझाता है कि उसने प्रिंसेस को बचाने के लिए बस रॉयल फैमिली के लॉज का पालन किया और उसके मन में कोई अदर इंटेंशंस नहीं है, न ही उसके पास ऐसा करने का कोई कारण है। प्रिंस जवाब देता है कि उस मामले में चीजें आसान हो जाएंगी और वह उसे अपने नाइट का पोजीशन ऑफर करता है। वह घोषणा करता है कि वह चाहता है कि वह रेनहर हाउस होल्ड की शैडो नहीं बल्कि उसकी शैडो बने और उससे लॉयल्टी की शपथ ले। यंग मास्टर जवाब देता है कि अगर वह यह मैच जीतता है तो वह ठीक वैसा ही करेगा। लुई मनन करता है कि अगर नॉक्स यहाँ घायल हो गया तो वह बस इसका दोष एल्डियन, राइनहर हाउस होल्ड और पेनेलोपी पर डाल देगा। लुई उसे उसकी मूर्खता के लिए खुद को दोष देने के लिए कहता है और यह महसूस करने में विफल रहने के लिए कि यह मैच शुरुआत से ही डिसाइडेड था और वह एक नज़र में बता सकता है कि नॉक्स की सोर्ड उन आर्टिफैक्ट्स में पेनिट्रेट नहीं कर सकती। वह उस पर एक अटैक लॉन्च करता है। सोर्ड्समैन जानता है कि अभी उसके लिए उन सभी आर्टिफैक्ट्स को तोड़ना और लुई को घायल करना असंभव होगा। सिस्टम उसे सूचित करता है कि उसका आर्टिफैक्ट द ग्रेट सेजेस हाईएस्ट ग्रेड ऑर्ब चमक रहा है। सिस्टम उसे यह भी बताता है कि ऑर्बी का ठीक से उपयोग करने के लिए ओनर का नाम बताएं और उसे याद दिलाता है कि उसके पास केवल एक चांस है। पूछता है कि क्या वह एक अटेम्प्ट करेगा। वह जानता है कि वे इस बात पर आश्चर्यचकित होंगे कि उसने ऑर्ब ओनर का नाम कैसे खोजा, लेकिन इसमें मदद नहीं की जा सकती क्योंकि उसे सबसे ऊपर सरवाइव करना है। लुई अपना अथक असॉल्ट जारी रखता है जबकि नॉक्स उन्हें डॉज करता रहता है। वह सोचता है कि वास्तव में उस हास्यास्पद आर्मर को नष्ट करने का केवल एक ही तरीका है। वह कहता है कि ऑर्ब का ओनर एस्ट्रेड वॉन कैलीवुड है। उसका सिस्टम कंफर्म करता है कि आर्टिफैक्ट द ग्रेट सेजेस हाईएस्ट ग्रेड ऑर्ब चमक रहा है और यूजर नेम रजिस्टर हो गया है। अब और भी उसे अपने दूसरे ओनर के रूप में पहचानेगा और उसकी माना एक छोटी अवधि के लिए तेजी से बढ़ने लगती है। लुई जानना चाहता है कि वह क्या कर रहा है। सोर्ड्समैन बस जवाब देता है कि उसने कहा था कि यह एक मैच था। एक पावरफुल विंड लुई की ओर बहती है। नॉक्स प्रिंस को सूचित करता है कि मैजिक का उपयोग करने के खिलाफ कोई रूल नहीं है। इस मोमेंट में ऑर्ब ठीक उसके सामने तैरता है और लुई उसकी शक्ति देखकर भयभीत हो जाता है। सोर्ड्समैन बताता है कि वह शायद अच्छी तरह जानता है कि यह एक मैजिक मिसाइल है। ऑर्ब प्रिंस के चारों ओर सर्कल करना शुरू कर देता है और स्काई में एक पोर्टल खोलता है। उस पोर्टल से अनगिनत संख्या में क्रीचर्स लुई पर उतरते हैं। सोर्ड्समैन मुस्कुराता है और चुपचाप उम्मीद करता है कि लुई उन्हें डॉज करने में सक्षम होगा। पोर्टल से लंबी टेंटिकल्स निकलती हैं और लुई पर अटैक करना शुरू कर देती हैं। वह मुश्किल से उनसे बच पाता है। उसी समय वह नोटिस करता है कि कुछ अजीब लग रहा है। एक टेंटिकल अचानक उसे पीछे से मारता है। लुई सवाल करता है कि यह सब कैसे हो रहा है। आश्चर्यचकित है कि क्या राइनहर हाउसहोल्ड का कोई व्यक्ति, जिसे एक रेप्यूटेबल सोर्ड फैमिली माना जाता है, ऐसी एक्शंस करने में सक्षम होना चाहिए। नॉक्स उसे ताना मारता है, कहता है कि लुई अभी क्या सोच रहा है, इसका उसे शायद आइडिया है। वह उसे सूचित करता है कि कोई शॉर्टकट्स नहीं है, निश्चित रूप से नहीं जब वह आर्मर पहन रहा है उसकी तुलना में। गुस्से में
लुई चिल्लाता है, पूछता है कि डार्क फैमिली का एक गुड फॉर नो उसे इस तरह से रिडिक्यूल करने की हिम्मत कैसे करता है। नॉक्स जवाब देता है कि क्या लुई ने ही यह शुरू नहीं किया था? क्या उसने डार्क फैमिलीज का मजाक उड़ाने और नॉक्स ने जो रिजल्ट्स अचीव किए थे उन्हें डिस्क्रेडिट करने की कोशिश नहीं की थी? क्या इसलिए उसने सबसे पहले यह स्पारिंग मैच रिक्वेस्ट नहीं किया था? वह आगे लुई के डिसीजन पर सवाल उठाता है कि जब ऑड्स उसके खिलाफ थे तो उसने लड़ाई क्यों चुनी, और घोषणा करता है कि रॉयल फैमिली का प्राइड अब ग्राउंड पर गिर गया है। फिर नॉक्स लुई के आर्मर के अंदर छिपे एक आर्टिफैक्ट को प्रकट करता है, इसे सभी को दिखाने के लिए खोलता है। ये एक क्यूब शेप्ड ऑब्जेक्ट है। वह इसे ऊपर उठाता है जिससे यह ऑडियंस को स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। प्रिंस गुस्से में उस पर चिल्लाता है और उसे एक लूनेटिक भी कहता है। अब उसे पैनिक हो जाता है। उसने नहीं चाहा था कि कोई और इसे देखे। नॉक्स मुस्कुराता है और पूछता है कि लुई उस आर्टिफैक्ट का क्या करने का इरादा रखता है। गुस्से में लुई झट से कहता है कि नॉक्स को वह सवाल पूछने का कोई अधिकार नहीं है। वह स्वीकार करता है कि उसने नॉक्स को क्रेजी बताने वाली अनगिनत रूमर्स सुनी हैं, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि आदमी वास्तव में उसके खिलाफ जाने की हिम्मत करेगा। एक बार यह स्पारिंग सेशन समाप्त हो जाए, वह चेतावनी देता है सभी इंपीरियल नाइट्स उसे मार डालेंगे। अपने डिवाइस की ओर मुड़ते हुए वह अपनी डीन को पुकारता है, पूछता है कि क्या वह वास्तव में अपने प्यारे स्टूडेंट को इस जगह पर मरने देगी। वह दो टूक जवाब देती है, उसे बताती है कि नॉक्स प्यारा नहीं है, लेकिन चूंकि यह एक फॉर्मल रिक्वेस्ट है वह इसका सम्मान करेगी। लुई उसकी आवाज को तुरंत पहचान लेता है। वह न्यूली अपॉइंटेड डीन है। वह उसे बताती है कि वे पहले एक बार मिल चुके हैं। वह दोहराती है कि हालांकि नॉक्स प्यारा नहीं हो सकता है, वह अभी भी उसका एक प्रेशियस स्टूडेंट है, और अगर लुई रॉयल अथॉरिटी का दुरुपयोग करके उसे ऑप्रेस करने की कोशिश कर रहा है तो 4 सेजेस में से एक के रूप में वह अपनी ऑनर की शपथ लेती है कि वह उसे नष्ट कर देगी। नॉक्स ने एकेडमी छोड़ने से पहले डीन से मिलकर उन्हें बताया कि उन्होंने जो सुना है, इंपीरियल फैमिली उन्हें रिवॉर्ड देने की योजना बना रही है। उनका दावा है कि यह प्रिंसेस को बचाने के लिए उन्हें थैंक कहने का एक तरीका है। डीन बस हंस दी। नॉक्स ने उनसे कहा कि अगर वह वहां गए तो वह मर जाएंगे, और शायद उन्हें यह पहले से ही पता था, लेकिन किसी भी डार्क फैमिली का मेंबर उस जगह से कभी जिंदा वापस नहीं आया। वह नॉक्स से सहमत हुई और अपने स्नैक्स चबाना जारी रखा। अनॉयड होकर नॉक्स ने उनके हाथ से स्नैक छीन लिया और पूछा कि क्या वह इस समय सच में स्नैक्स खा रही हैं। उन्होंने जवाब दिया कि स्नैक्स मासूम होते हैं और उसे उनसे वापस लेने की कोशिश की। उसने उनसे मदद की गुहार लगाई, ये कहते हुए कि उनके मुंह से निकला सिर्फ एक शब्द प्रिंसेस को उसे अकेला छोड़ने के लिए काफी होगा। उन्होंने नॉक्स को बताया कि इस केस में वह रिवॉर्ड प्राप्त नहीं कर पाएगा, लेकिन अगर उसने कुछ अच्छा किया है तो उसे उसके लिए रिवॉर्ड मिलना ही चाहिए। नॉक्स ने जवाब दिया कि रिवॉर्ड न लेना उसे स्वीकार करने और एक कटे हुए सिर से ज्यादा कुछ बनकर वापस आने से कहीं बेहतर होगा। उसने जोड़ा कि उसे कोई अंदाजा नहीं है कि चीजें इतनी कॉम्प्लिकेटेड कैसे हो गईं। डीन ने उसे बताया कि इन दिनों मैजिक काफी एडवांस्ड है और खोए हुए किसी भी लिम्ब को बहुत जल्दी से फिर से जोड़ा जा सकता है। हालांकि उन्हें पूरी तरह से यकीन नहीं था कि यह सिर पर लागू होता है या नहीं। उसने मन ही मन सोचा कि क्या वह सच में अपने ही स्टूडेंट के लिए ऐसी बात कह रही है। उन्होंने जवाब दिया, यह पूछते हुए कि क्या उसके लिए रिवॉर्ड प्राप्त करने और टैलेंट फेदर से सुरक्षित वापस आने का कोई तरीका है, वह क्या करना चुनेगा। फिर उन्होंने उसे कम्युनिकेशन डिवाइस दिखाया। उसे देखकर शॉक्ड रह गया। यह एक मैजिकल क्रिस्टल था जो लोगों को मॉडर्न डे फोन्स की तरह एक दूसरे से बात करने की अनुमति देता था। ऑर्डिनरी आर्टिफैक्ट्स के विपरीत ये एक ऐसा टूल था जिसमें मना को भरा जा सकता था और दूसरी तरफ ट्रांसफर किया जा सकता था, और यहाँ तक कि प्रिंस भी एल्डेन के लीडर और 4 सेजेस में से एक के कॉन्वर्सेशन में इंटरफियर नहीं कर सकता था। नॉक्स ने डीन से कहा कि उन्हें इतना मददगार देखना रेयर है। नोआ, उनका नाम, ने उसे याद दिलाया कि वह जो कुछ भी कह रहा है वह सब वह सुन सकती हैं, और अगर उसे अब उनकी मदद की जरूरत नहीं है तो वह चली जाएंगी। उसने तुरंत उनसे कहा कि उसे अभी भी उनकी मदद की जरूरत है। तभी लुई ने उनसे एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि यह सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। अगर उसे पता होता कि नॉक्स उनका एक प्रेशियस स्टूडेंट है तो वह कभी भी ऐसा कुछ नहीं करता। उन्होंने उससे पूछा कि उसका डीन कौन है और उसे इस तरह एक्ट न करने की चेतावनी दी जैसे वह उन्हें जानता है। उन्होंने क्लैरिफाई किया कि वह उसके पिता के करीब थीं, न कि उसके, और वैसे भी वह अभी तक उनका स्टूडेंट नहीं था। उन्होंने उसे एक ब्रैट कहा और उसे उनकी मर्सी के लिए बेग करने का आदेश दिया। उसने तुरंत अपोलोजाइज किया और पूछा कि उन्हें शांत करने के लिए उसे क्या करना चाहिए। उन्होंने उसे नॉक्स से बेग करने और अपोलोजाइज करने के लिए कहा। अगर वह ऐसा कर सका तो वह मैटर को जाने देंगी। नॉक्स को इसकी बिल्कुल एक्सपेक्टेशन नहीं थी। वह अम्यूजमेंट में मुस्कुराया। लुइस की आंखों में आंसू आ गए जब वह नॉक्स की ओर मुड़ा और अपोलॉजी बुदबुदाई। नॉक्स ने जवाब दिया कि वह एक जेनरस और मैग्नानिमस हार्ट के साथ इसे जाने देगा। नोआ ने लुइस को शेमलेस कहा
और उसे चेतावनी दी कि वह फाइट को देख रही होंगी और उन्हें उम्मीद है कि वे दोनों इसे फेयर एंड स्क्वायर खत्म करेंगे। उन्होंने यह भी डिमांड की कि बैरियर को हटा दिया जाए। लुई उनकी शर्तों पर सहमत हो गया। जैसे ही लुइस ने अपना अगला अटैक लॉन्च करने की तैयारी की, नॉक्स इनक्रेडिबल स्पीड से बढ़ते हुए एक ही पल में उसके पीछे दिखाई दिया और एक ही स्ट्राइक से उसे नॉकआउट कर दिया। लुई मुंह के बल जमीन पर गिर गया। भीड़ में से नोबल्स चिल्लाए कि एक डार्क फैमिली का मेंबर प्रिंस पर हाथ उठाने की हिम्मत करता है। उन्होंने सवाल किया कि ऐसा होना कैसे संभव है। यहाँ तक कि प्रिंसेस भी शॉक में थी। उसने सोचा कि नॉक्स ने ऐसा करने में कैसे मैनेज किया। उसके दिमाग में यह विचार आया, शायद नॉक्स की दो जिंदगियां हैं। प्रिंसेस ने अकिदना से अपनी कंसर्न्स व्यक्त करते हुए कहा कि नॉक्स केवल शेयर गट्स पर रिलाई नहीं कर सकता है, वह जरूर कोई ट्रम्प कार्ड छिपा रहा होगा। पेनेलोपी को संदेह है कि डार्क फैमिली का अथॉरिटी इस जगह आर्कीम एम्पायर में भी इन्फ्लुएंस डालने में सक्षम हो सकता है, लेकिन उसके लिए यह इम्पॉसिबल होना चाहिए। यह रियलाइजेशन उसे यह मानने पर मजबूर करती है कि नॉक्स किसी और चीज पर डिपेंड कर रहा होगा। वह तय करती है कि कुछ भी हो जाए, वह पता लगाएगी कि वह क्या है और उसे हासिल करेगी। अकिदना सहमति में सिर हिलाती है और टिप्पणी करती है कि हालांकि वह यह मानना नहीं चाहती है, नॉक्स की एबिलिटीज असली हैं। उसे वह समय याद आता है जब वे फॉरेस्ट में थे और एडमिशन सेरेमोनी के दौरान भी। और अब इस फाइट को देखने के बाद उन दोनों के लिए यह स्पष्ट है कि उसका प्रिंस लुइस से जुड़ने का कोई इरादा नहीं है। प्रिंसेस उसे बताती है कि अभी कुछ करने की जरूरत है। अकिदना रिस्पेक्टफुली पूछती है कि क्या वह जान सकती है कि प्रिंसेस के मन में क्या है। प्रिंसेस झुकती है और उसके कान में कुछ फुसफुसाती है। अकिदना सरप्राइज के साथ रिएक्ट करती है और सवाल करती है कि क्या वह सच में इसके बारे में सीरियस है। इस बीच रॉयल गार्ड प्रिंस लुइस को तुरंत इन्फर्मरी में ले जाने का ऑर्डर देता है। इस बात पर जोर देता है कि उसे बैटल के बाद कोई आफ्टर इफेक्ट्स नहीं होना चाहिए। हेड बटलर मेड्स को तेजी से काम करने का निर्देश देता है और उन्हें चेतावनी देता है कि उन्हें आज जो कुछ भी देखा है उसके बारे में किसी से बात नहीं करनी चाहिए। वही मेड जिसे प्रिंस ने पहले दूर फेंक दिया था अब उसके पास आती है और उसे जगाने की कोशिश करती है। यंग सोर्ड्समैन नॉक्स चुपचाप सीन से चला जाता है। बाद में उसी रात नॉक्स अपने रूम में बेड पर लेटा हुआ आराम कर रहा है। वह इस बात पर रिफ्लेक्ट करता है कि वह आज बस किसी तरह सरवाइव कर पाया और मन ही मन सोचता है कि प्रिंस पूरी तरह से लूनेटिक है। वह मानता है कि शायद इसीलिए लोग उसे बैड एंडिंग मेकर कहते हैं। वह ऑर्ब को देखता है और सोचता है कि यह एक्सट्रीमली यूजफुल होगा, न केवल पहले हाफ में बल्कि मिडल और बाद के फेजेस के दौरान भी और भी ज्यादा। वह स्वीकार करता है कि प्रिंस से निपटने में इसने चीजों को उसके लिए डेफिनेटली आसान बना दिया और निश्चित रूप से वह जानता है कि वह अगली बार इतना लकी होने का सपना भी नहीं देखेगा। अचानक उसके दरवाजे पर दस्तक गूंजती है। वह तुरंत मान लेता है कि यह प्रिंस है और वह रिवेंज के लिए वापस आया है। वह अपनी सोर्ड को कसकर पकड़ता है और चिल्लाकर पूछता है कि कौन है। उसके सरप्राइज के लिए यह फिर से प्रिंसेस पेनेलोपी और अकिदना है। जब वह दरवाजा खोलता है तो अकिदना उसे बताती है कि प्रिंसेस अकेले उससे बात करना चाहती हैं। ये सुनकर उसे थोड़ी राहत मिलती है, ये जानकर कि यह प्रिंस नहीं है। वह पूछता है कि क्या वह अभी मिलना चाहती है। अकिदना अफर्म करती है कि हाँ, ये इसी मोमेंट होना चाहिए। वह तुरंत महसूस करता है कि कुछ ट्रबलसम आ रहा है। फिर भी वह दरवाजा पूरी तरह से खोल देता है और प्रिंसेस को अंदर आने देता है। वह उससे पूछता है कि क्या बात है और क्लैरिफाई करता है कि अगर वह प्रिंस लुइस के साथ उसकी फाइट के बारे में उससे इंट्रोगेट करने आई है तो वह उस सिचुएशन को पहले ही सेटल्ड मान चुका है। वह उसकी ओर देखती है और जवाब देती है कि वह ऐसा क्यों करेगी। वह उससे कहती है कि उसे फूल बनने की जरूरत नहीं है। वह अपनी आंखें सिकोड़ता है और पूछता है कि उसका इससे क्या मतलब है। इसके बजाय वह एक सवाल पूछती है, क्या वह कल्पना भी कर सकता है कि वह और उसका भाई डाइनिंग टेबल पर एक साथ बैठे हैं। जैसे ही वह बोलती है वह शांति से एक सीट ले लेती है। वह टिप्पणी करता है कि लगभग आधी रात हो चुकी है और जोर देकर कहता है कि इस समय बात करने की जरूरत नहीं है, बाद में बात करने के लिए उनके पास बेहतर अपॉर्चुनिटीज होंगी। वह उस सजेशन को रिजेक्ट करती है और जोर देती है कि अभी परफेक्ट टाइम है। वह सोचता है कि वह इतनी देर रात उसके रूम में कैसे आ सकती है। अगर रूमर्स फैलने लगे तो वह जानता है कि उसे ही जिम्मेदार ठहराया जाएगा। वह पूछती है कि क्या उसे स्कैंडल होने की चिंता है। वह उसे ऑनेस्टली जवाब देता है, उसे ठीक इसी बात की चिंता है। तथ्य यह है कि वह उस रूम के अंदर है जहां डार्क फैमिली का एक मेंबर अभी रुका हुआ है। प्रॉब्लम्स पैदा करने के लिए पहले से ही काफी है। वह जवाब देती है कि वह भी वैसा ही सोच रहा है जैसा वह सोच रही है। एक स्कैंडल डेफिनेटली होगा और ठीक यही वह कारण है जिसकी वजह से वह यहाँ आई है। वह पूरी तरह से कंफ्यूज्ड है। उसके दिमाग में वह उस पर चिल्लाता है कि वह खुद को ठीक से एक्सप्लेन करे, क्रेजी बिच, लेकिन जोर से वह खुद को रोकता है और इसके बजाय पोलाइटली उससे एक्सप्लेन करने के लिए कहता है कि उसने अभी अभी क्या कहा। सीधे उसकी आंखों में देखते हुए वह उसे बताती है कि उसे उसकी जरूरत है।
फिर पूरी सीरियसनेस के साथ वह मैरिज प्रपोज करती है। लूना अपने महल के मीटिंग रूम में बैठी है। उसने पूछा कि क्या यह सच है कि उनका जबरदस्त न्यू रिक्रूट आर्क रिवर जा रहा है। डेफ इसकी पुष्टि करता है और यह भी जोड़ता है कि लगता है इंपीरियल फैमिली ने ही सबसे पहले उससे संपर्क किया था। लूना हैरान है कि उसने उन पर भरोसा किया और जाने के लिए राजी हो गया। वह सोचती है कि क्या उसे इस बात की चिंता नहीं है कि उसे वहां किस तरह का अपमान झेलना पड़ सकता है। लूनाटिक के टॉप एग्जीक्यूटिव में से एक मरिन स्कॉफ करती है और कहती है कि इसीलिए बच्चों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। वह मानती है कि कैप्टन लूना के पास उसे लाने के अपने कारण होंगे, लेकिन वह स्वीकार करती है कि वह खुद अभी भी पूरी तरह से कन्विंस्ड नहीं है। वाइस कैप्टन काइल मरिन को अपने शब्दों के साथ सावधान रहने की चेतावनी देता है। वह सवाल करता है कि क्या कैप्टन लूना को अब किसी को रिक्रूट करने के लिए मरिन की अनुमति की आवश्यकता है। मरिन उस पर चिल्लाती है, जोर देकर कहती है कि उसका मतलब बिल्कुल नहीं था। काइल उसे फिर से चेतावनी देता है, कहता है कि डिसरिस्पेक्ट एक ऐसी चीज है जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, खासकर उनके जैसे ऑर्गेनाइजेशंस में जिन्हें पहले से ही इंपीरियल फैमिली नापसंद करती है। लूना उन दोनों को रुकने का आदेश देती है, दृढ़ता से कहती है कि न्यू रिक्रूट के बारे में काफी बात हो चुकी है। उसी पल क्रेगिल मीटिंग हॉल में प्रवेश करता है। वह टिप्पणी करता है कि उनकी राय में मरिन ने जो कहा उसमें कुछ बातें सच हैं। वह बताता है कि लूनाटिक में लंबे समय से कोई नया मेंबर नहीं आया है और पूछता है कि लूना ने अचानक किसी नए को फोल्ड में लाने का फैसला क्यों किया है। लूना उससे कहती है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि रिक्रूट ने उनकी इंटरेस्ट जगाई है और कुछ नहीं। क्रेगिल भौहें चढ़ाता है और कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि उन्हें उस जैसे छोटे लड़के के लिए रोमांटिक फीलिंग्स आ गई हों। वह सोचता है कि क्या इसका बॉय की फैमिली बैकग्राउंड से कुछ लेना देना हो सकता है। लूना दृढ़ता से इस विचार को खारिज करती है, कहती है कि इसका राइनर हाउसहोल्ड से कोई लेना देना नहीं है। वह आगे कहती है कि जबकि यह सच है कि ट्याओ ने अतीत में लूनाटिक के साथ काम किया था, न्यू रिक्रूट अपने ही फैमिली के प्रति रिजेंटमेंट रखता है। काइल को यह थोड़ा आश्चर्यजनक लगता है। मरीन फिर जोर से सोचती है कि क्या उन्हें इसकी जांच करनी चाहिए। शायद राइनर हाउसहोल्ड के एक क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन की मदद करने के पीछे के कारण की इन्वेस्टिगेट करें। उसे लगता है कि यह कुछ ऐसा है जिसकी उन्हें जांच करने की आवश्यकता है। कैप्टन लूना उससे सहमत होती है, ये मानते हुए कि मैरिन सही कह रही है। वह एक कोर्स ऑफ एक्शन सुझाती है। वे न्यू रिक्रूट को उसका पहला मिशन सौंपेंगे। फिर वे देखेंगे कि या तो वह असाधारण रूप से अच्छा परफॉर्म करता है या वह टास्क के दौरान उन्हें बिट्रे करता है। मरिन इस डिसीजन पर विचार करती है, सोचती है कि उसे भी यहाँ अपने पहले साल के दौरान कोई मिशन नहीं मिला था। वह थोड़ा निराश महसूस करती है, लेकिन कंक्लूजन निकालती है कि यह मदद नहीं कर सकता क्योंकि उन्हें उसे ठीक से इवैल्यूएट करने की आवश्यकता है। आखिरकार वह कैप्टन के डिसीजन से सहमत होती है। अदर मेंबर्स एक एक करके अपनी सहमति व्यक्त करते हैं। कैप्टन लूना मरिन की ओर मुड़ती है और उसे सूचित करती है कि इस बार रिक्रूट के सीनियर के रूप में उसे इन्वॉल्व होने की आवश्यकता होगी। मरिन इस खबर से बहुत एक्सटैटिक हो जाती है। वह आखिरकार अब एक सीनियर है और उसे लगता है कि इस टाइटल में एक सुंदर गूंज है। वह खुद से सोचती है कि जबकि वह नहीं जानती कि यह जूनियर किस तरह का व्यक्ति है, वह उसे दिखाएगी कि एक सीनियर कितना अमेजिंग हो सकता है। वह यह जानने के लिए उत्सुक है कि यह किस तरह का मिशन होगा। लूना टीम को डिटेल समझाती है। एकेडमी के नीचे एक छिपा हुआ फ्लोर है। एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार एल्डीन के एक एग्जीक्यूटिव ने पालोन का डिमोनिक एसेंस स्टोन, जो 72 डीमंस में से एक है, को वहां गुप्त रूप से छिपा दिया है। लूना बताती है कि जबकि न्यू रिक्रूट एकेडमी के अंदर से उनके लिए समय खरीद रहा होगा, वे लोकेशन में इन्फिल्ट्रेट करेंगे और डिमोनिक एसेंस स्टोन चुरा लेंगे। वह मरिन को न्यू रिक्रूट को सपोर्ट प्रदान करने का आदेश देती है और पूछती है कि क्या वह टास्क को हैंडल करने में सक्षम है। मरिन उत्साहपूर्वक सहमत होती है। अचानक ईल मीटिंग हॉल में प्रवेश करता है और मैरिन को बधाई देता है, ये देखते हुए कि वह आखिरकार अब रैंक में सबसे नीचे नहीं है। वह उसे अपना सर्वश्रेष्ठ करने के लिए प्रोत्साहित करता है। मरिन आत्मविश्वास से जवाब देती है कि वह करेगी। इस बीच नॉक्स के बेडरूम में प्रिंसेस उससे एक गंभीर अनुरोध के साथ खड़ी है। वह उससे कहती है कि उसे उससे शादी करने की जरूरत है। वह उसकी ओर देखता है और पूछता है कि क्या कोई विशेष कारण है कि वह इस कंक्लूजन पर पहुंची है। वह उससे कहती है कि वह निश्चित रूप से इंपीरियल फैमिली के भीतर उसकी पोजीशन और स्टैंडिंग के बारे में पहले से ही जानता है। अब वह समझता है कि उसने यह अनुरोध क्यों किया। शुरू में उसने सोचा था कि वह उसके चेहरे से प्यार करने लगी है और एक पल के लिए उस विचार ने उसे डरा दिया। वह समझाना शुरू करती है, इंपीरियल फैमिली 2 फैक्शंस में विभाजित हो गई है। पैलेस के अंदर रूमर्स घूम रहे हैं। कई लोगों का मानना है कि उसके पिता किंग एस्टाबान खराब स्वास्थ्य में हैं और जल्द ही थ्रोन से हट जाएंगे। 2 फैक्शंस में से एक का लीडरशिप उसका भाई प्रिंस लुई कर रहा है, जिसके फोर्सेस वर्तमान में सबसे मजबूत हैं। दूसरा फैक्शन उसका है, प्रिंसेस पेनेलोपीस का। वह उससे पूछता है
कि वह उसे इतनी महत्वपूर्ण बात क्यों बता रही है। वह स्वीकार करती है कि यह सच है कि उसकी पोजीशन कमजोर है। प्रिंस लुइस के पास थ्रोन पर उससे कहीं अधिक मजबूत लेजिटिमेट क्लेम है। वह न केवल सबसे बड़ा बेटा है, बल्कि उसके पास कहीं अधिक नोबल कनेक्शंस भी हैं। वह कहती है कि यहाँ तक कि रूमर्स भी चल रहे हैं कि कई नोबल्स ने पहले ही चर्चा करना शुरू कर दिया है कि प्रिंस लुइस के असेंड होने पर उन्हें किस तरह के रिवॉर्ड्स मिलेंगे। वह उससे पूछता है कि क्या वह नई एम्प्रेस बनना चाहती है। वह कबूल करती है कि वह चाहती है, लेकिन ठीक से कहें तो वह प्रिंस लुइस को उनके एम्पायर को बर्बाद करते हुए खड़ा नहीं देख सकती। वह उसे याद दिलाती है कि वह जानता है कि लुइस कितना क्रूर हो सकता है और वह लोगों के साथ टूल्स से ज्यादा कुछ नहीं जैसा व्यवहार कैसे करता है। वह सहमत है। वह खुद से सोचता है कि लुइस ने अच्छे कारण से बैड एंडिंग मेकर का टाइटल अर्जित किया। उसने इसे व्यक्तिगत रूप से अनुभव किया। वह उससे कहती है कि उसे अपनी एक फोर्स की जरूरत है, एक पावरफुल, एक ग्रुप जिसकी प्रिंस लालच नहीं करेगा और एक जिसके साथ वह खिलवाड़ करने की हिम्मत नहीं करेगा। वह चुपचाप सोचता है, क्या वह उसका जिक्र कर रही हो सकती है। वह बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब देती है, हाँ वह है। वह इंटरनली माफी मांगता है। वह सोचता है कि प्रिंसेस के साथ इन्वॉल्व होने से उसे कोई फायदा नहीं होगा और उसे इस रास्ते से बचने की जरूरत है। वह उसकी फीडबैक का अनुमान लगाती है। वह उससे कहती है कि अगर वह यह कहने की योजना बना रहा है कि वह काफी मजबूत नहीं है, या दावा कर रहा है कि स्टिल रेनर फैमिली के साथ शादी की चर्चा पहले से ही चल रही है, तो यह उसके लिए पर्याप्त अच्छा जवाब नहीं होगा। सिस्टम उसे सूचित करता है कि वह डगमगा रहा है। उसका ट्रेड ऑफ ऑर्डिनरी एक्टिंग अस्थिर हो रहा है। उसे पता चलता है कि उसने पहले ही अपना मन बना लिया है। वह सोचता है कि क्या उसके लिए इस सिचुएशन से बचने का कोई तरीका है। वह उससे पूछता है कि क्या वह वास्तव में उसे चुनने के लिए ठीक है, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी स्किल्स के बावजूद इतनी खराब रेपुटेशन है। वह उससे कहती है कि अब से ये उनकी प्लान है और वह चाहती है कि वह ध्यान से सुने। वह उसे याद दिलाती है कि उसने उसे नेमलेस फॉरेस्ट में बचाया था। एक डार्क फैमिली से होने के बावजूद उसने उसे बचाने के लिए सब कुछ किया जो वह कर सकता था। वह इंटरनली स्वीकार करता है कि यह सच है, लेकिन कुछ तो है जो ठीक नहीं लग रहा है। वह सुझाव देती है कि वे बस कहेंगे कि वही था जो उससे पहले प्यार करने लगा था, या अगर वह पसंद करता है तो वे कह सकते हैं कि वही थी जो पहले प्यार करने लगी थी। वह सोचता है कि क्या वह वास्तव में सीरियस है। वह उसे अश्योर करती है कि इस दुनिया में कुछ भी हो सकता है। जैसे ही वह यह कहती है, वह उसके हाथ पकड़ती है। वह उसे यह भी सूचित करती है कि इंपीरियल लॉ के अनुसार एक रॉयल फैमिली मेंबर को अपना स्पाउस चुनने का अधिकार है। और फिर धीरे से मुस्कुराते हुए वह जोड़ती है, कौन जानता है, शायद वह वास्तव में उसके हैंडसम फेस से प्यार करने लगेगी। एकेडमी लौटने के बाद नॉक्स अपने बेडरूम में आराम कर रहा होता है जब लविलिया उससे मिलने आती है और एक एक्सप्लेनेशन की मांग करती है। उसके हाथों में आज का न्यूज़पेपर है और पहले पेज पर हेडलाइन है, प्रिंसेस पेनेलोपी को यंग नाइट नॉक्स से पहली नजर में प्यार हो गया, जो उन्हें बचाने वाली विरोधी शक्ति है। उसके साथ उसकी एक बड़ी फोटो भी छपी है। वह हल्की सी मुस्कान देता है और पूछता है कि क्या इसके बारे में आर्टिकल पहले ही आ चुका है। फिर वह टिप्पणी करता है कि प्रिंसेस में चीजों को आगे बढ़ाने की क्षमता सचमुच फ्राइटनिंग है। लविलिया कहती है कि उसने सुना था कि अलग अलग चीजें हो रही हैं, लेकिन वह नहीं समझ पा रही कि सब कुछ ऐसे कैसे खत्म हुआ। ये उसे पूरी तरह से कंफ्यूज कर रहा है। नॉक्स उसे बताता है कि यह वास्तव में काफी ऑब्वियस है। इंपीरियल फैमिली में चल रहे वॉर ऑफ सक्सेशन के कारण उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। वह सरप्राइज से प्रतिक्रिया करती है। फिर वह बताता है कि प्रिंसेस उसका इस्तेमाल करना चाहती है क्योंकि उसके पास प्रिंस लुई को ताज पहनने से रोकने और खुद थ्रोन हथियाने के अपने कारण हैं। वह आगे कहता है कि यही वह कारण है कि उसने अचानक उसे अपना फ्यूचर स्पाउस चुना है। लविलिया उसे बताती है कि उसने सुना है कि प्रिंस लुई हाल ही में अपनी तरफ कई पावरफुल फोर्सेस इकट्ठा कर रहा है, लेकिन राइनहर हाउसहोल्ड एक डार्क फैमिली है। यह देखते हुए उसे सचमुच उम्मीद नहीं थी कि प्रिंसेस उनके साथ कोलैबोरेट करेगी। वह बताता है कि यही वजह है कि प्रिंसेस ने उसे शुरू में गुड फॉर नो ट्रबल मेकर कहा था। फिर बढ़ते गुस्से के साथ वह दबे स्वर में प्रिंसेस को एक बिच कहता है, क्योंकि उसे अभी अभी एहसास हुआ है कि वह उसका इस्तेमाल इसलिए कर रही है क्योंकि वह जानती है कि उसके फैमिली ने पहले ही उससे हार मान ली है। अब एनरेज्ड और डेस्परेट महसूस करते हुए वह अपनी सोड पकड़ता है और बेड से उठता है। वह लविलिया को चुप रहने का आदेश देता है। उसने कुछ सेंस किया है। उसे अचानक किसी के ईव्स ड्रॉपिंग की प्रेजेंस महसूस होती है। वह तेजी से विंडो की ओर बढ़ता है और बाहर देखता है। फिर उसे बताता है कि जो भी था वह पहले ही जा चुका है। यह मेरिन है जो उनके सामने वाली बिल्डिंग की रूफ पर छिपकर उसे चुपचाप देख रही है। वह मन ही मन सोचती है कि नॉक्स वास्तव में उतना ही हैंडसम है जितना अफवाहों में दावा किया जाता है, लेकिन साथ ही वह नोट करती है कि वह अभी भी सिर्फ एक बॉय है जो मिस लूना द्वारा कभी भी एक्नॉलेज किए जाने के लिए बहुत फ्रेल और सिकली दिखता है। फिर भी वह खुद के लिए कंफर्म करने का फैसला करती है
कि क्या वह लूनेटिक का नया चेहरा बनने में सक्षम है। अगली सुबह यंग नाइट लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहा है, विचारों में खोया हुआ है। वह सोचता है कि प्रोफेसर रैथ अचानक क्यों चले गए। ये उसे अच्छा नहीं लगता है और वह इसके बारे में कुछ करने का संकल्प लेता है। अचानक प्रोफेसर लाइब्रेरी में दिखाई देता है और उसे सूचित करता है कि उसे तुरंत डीन को ढूंढना होगा। रैस नॉक्स को क्लीन अप ड्यूटी उसके लिए छोड़ने के लिए अपोलोजाइज करता है। नॉक्स प्रोफेसर के बारे में एक सार्कास्टिक रिमार्क करने वाला होता है, लेकिन अकिडना उसे बीच में ही रोक देती है और उसे चेतावनी देती है कि वह जो सोच रहा है वह न बोले। वह उसे याद दिलाती है कि किसी प्रोफेसर के बारे में लापरवाही से बात न करे। वह पलटवार करता है, उससे पूछता है कि क्या वह ग्रेजुएट स्टूडेंट जिन संघर्षों से गुजरता है उन्हें भी समझती है। वह पजल्ड दिखती है, सोचती है कि वह किस ग्रेजुएट स्टूडेंट की बात कर रहा है। फ्रस्ट्रेटेड होकर नॉक्स मन ही मन सोचता है कि टॉप अप्रेंटिस बनना उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा ट्रबलसम है। वह तेजी से उसे चुप रहने और शांत रहने के लिए कहता है, चेतावनी देता है कि वह अपना पेशेंस खोने वाला है। वह सिर हिलाती है और सहमत होती है, पीछे हट जाती है और उसे अकेला छोड़ देती है। हालांकि वह नोटिस करता है कि वह कुछ और कहना चाहती है। वह उसे फिर से चेतावनी देता है कि अगर वह कोई पॉइंटलेस बात कहने जा रही है तो वह नहीं सुनेगा। वह तुरंत स्पष्ट करती है कि यह वह नहीं है जो वह सोचता है। बस ऐसा लगता है कि वे दोनों सचमुच गेट अलॉन्ग नहीं करते हैं। वह उसे अपने एक्शंस पर रिफ्लेक्ट करने के लिए कहता है। वह अपनी निगाहें नीचे करती है और प्रिंसेस के साथ हुई हर चीज के लिए अपोलोजाइज करती है और जोड़ती है कि वह उसे समझने के लिए नहीं कहेगी। उसकी सिंसेरिटी उसे थोड़ा सेल्फ कॉन्शियस कर देती है। वह उसे देखता है और सीधे पूछता है कि वह क्या करने की कोशिश कर रही है। वह उसे याद दिलाता है कि वह पहले से ही जानती है कि उसका एक मैरिज पार्टनर है और सवाल करता है कि क्या उसे संदेह है कि प्रिंसेस ने उससे शादी करने की घोषणा सिर्फ उसकी लाइफ मिजरेबल बनाने के लिए की। वह पूछता है कि क्या वह मैरिज अरेंजमेंट्स का जिक्र कर रही है। वह स्वीकार करता है कि वह थोड़ा सरप्राइज्ड था, लेकिन फिर पूछता है कि वह क्यों अपोलोजाइजिंग कर रही है। वह बताती है कि यह वास्तव में सिंपल है। वह डार्क फैमिली के मेंबर होने के नाते उससे उनके फैक्शन का सपोर्ट करने के लिए नहीं कह रही है। वह सिर्फ उसे बताना चाहती थी कि प्रिंसेस उस तरह की पर्सन नहीं है। वह टिप्पणी करता है कि वह प्रिंसेस की सचमुच परवाह करती होगी। वह खुद को एक बार फिर एक ऐसे कैरेक्टर से सामना करते हुए पाता है जो उसके पिछले गेम प्ले एक्सपीरियंसेस से बनी उम्मीदों को धता बताता है। ये उस चीज से कुछ अलग है जो वह गेम के भीतर कई बार पहले ही सामना कर चुका था। उसके अंदर एक बढ़ती हुई फ्रस्ट्रेशन महसूस होने लगती है। वह सोचता है कि क्या यह सेंसेशन एक तरह का एक्साइटमेंट है या शायद एम्पैथी है जो वह एक गेमर के रूप में महसूस करना शुरू कर रहा है। वह इसे नजरअंदाज करता है और उसे इसके बारे में भूल जाने के लिए कहता है। उसे यकीन है कि उसके पास वैसे एक्ट करने के अपने कारण थे। फिर वह बड़बड़ाता है कि अब वह बस इन डैम बुक्स को क्लीन अप कर सकता है और उसे इग्नोर करने के लिए कहता है। वह ईमानदारी से उसे थैंक करती है। वह इसे टाल देता है और उसे नॉर्मली एक्ट करने और इस तरह की एम्बैरेसिंग बातें न कहने के लिए कहता है। बात करते हुए वह एक शेल्फ से एक बुक खींचता है। ये अलग दिखती है। ये स्पष्ट रूप से दूसरों से डिफरेंट है। उसकी आंखें उस पर लिखे नाम पर टिकी हैं, मरिन। अंदर एक मैसेज है, कॉन्टैक्ट कंप्लीट, मिशन डिलीवर्ड। उसने उम्मीद नहीं की थी कि वे उससे इस तरह रीच आउट करेंगे। उसकी ओर मुड़ते हुए वह उसे बताता है कि उसे कुछ देर अकेला चाहिए, उसे कुछ चेकआउट करना है। वह उससे कहती है कि वह जो चाहे करे और चली जाती है। बुक खोलते हुए वह शॉकिंग इन्फॉर्मेशन पाता है। स्लॉटर की रात पैलन के डिमोनिक एसेंस स्टोन के साथ सील किया गया एक डीमन एकेडमी के अंडरग्राउंड में छिपा हुआ है। वह पढ़ना जारी रखता है। उसके इंस्ट्रक्शंस स्पष्ट हैं। इसे चुराने के लिए उसे पहले एकेडमी की इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में विस्तृत इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करनी होगी और जितना संभव हो उतने फैकल्टी मेंबर्स को ट्रैप करना होगा। वह तुरंत इसे लूना का मैसेज पहचानता है। यह आखिरकार शुरू हो गया है। वह जानता है कि यह इस हेलिश गेम में पहले मेन एपिसोड की शुरुआत है। वह लूनाटिक के इनर वर्किंग्स के बारे में सोचता है। दूसरी तरफ एमा तालिया के बेडरूम में प्रवेश करती है और पूछती है कि क्या वह ठीक है। वह तालिया को बताती है कि वह पिछले 2 दिनों से ऐसा एक्ट कर रही है और अगर वह अनवेल महसूस कर रही है तो वह उसके लिए एक डॉक्टर को बुला सकती है। तालिया बेड में लेटी है, उसका चेहरा ब्लैंकेट के नीचे छिपा हुआ है। एमा चुपचाप सोचती है कि मास्टर नॉक्स प्रिंसेस के साथ कैसे इन्वॉल्व हो सकता है। वह कितना भी हैंडसम क्यों ना हो, किसी ने कभी उम्मीद नहीं की होगी कि प्रिंसेस डार्क फैमिली के किसी पर्सन को अपना फ्यूचर स्पाउस चुनेगी। और इससे भी महत्वपूर्ण बात, अगर पेट्रियार्क जो अपनी बेटी को बहुत प्यार करता है को इसके बारे में पता चलता है तो वह मास्टर नॉक्स को मारने की कोशिश जरूर करेगा। अगर कुछ गलत होता है तो इससे दोनों हाउसहोल्ड्स के बीच गंभीर डिसहार्मनी भी हो सकती है। वह टालिया को बताती है कि रोना बंद करने का समय आ गया है। अचानक टालिया अपने बेड में बैठ जाती है। लगातार रोने से उसका चेहरा ड्रॉन और पेल भयानक लग रहा है। वह अपनी मेड को बताती है कि वह आज एडल्ट बन गई है।
शॉक्ड होकर एमा उसे देखती है और सोचती है कि उसका इससे क्या मतलब है। तालिया समझाती है कि उसे कुछ इंपॉर्टेंट समझ में आया है। ये संभव है कि जो उसका है वह स्टोलन हो जाए। उसे याद आता है कि उसके फादर ने एक बार क्या कहा था कि किसी को मजबूत बनना चाहिए ताकि कोई भी उससे व्हाट इज देयर्स न छीन सके। वह एमा से पूछती है कि क्या वह इससे सहमत है। एमा थोड़ी टेकन अबैक तुरंत कुछ नहीं कहती, लेकिन मन ही मन सोचती है कि मास्टर नॉक्स को अब रन अवे होना चाहिए। उधर दूसरी ओर यह खुलासा होता है कि आर्चड्यूक पिमन ही नाइट ऑफ स्लॉटर के लिए जिम्मेदार सेंट्रल फिगर है। वह दुखद घटना जिसके कारण अतीत में नॉक्स की मां की मृत्यु हुई थी, वह ही है जिसने नोआ के समय को रिवर्स करके उसे एक बच्ची में बदल दिया। और उस युवा नाइट के लिए पहला बड़ा सिनेरियो उसे मारना है। नॉक्स कपड़े पहनता है और अपने कमरे से बाहर निकलता है। जैसे ही वह चलता है, वह सोचता है कि केवल अपनी ताकत के बल पर पालोन को हराना उसके लिए इम्पॉसिबल है। इस स्थिति में एकमात्र सौभाग्य की बात यह है, जैसा कि वह मानता है, कि आर्क रिवर में होने से वह रैंडमली अपने स्टैट्स बढ़ा सकता है और वास्तव में वह पहले ही वहां यात्रा कर चुका है। सिस्टम इस बात की पुष्टि करता है कि उसने एक हिडन पीस खोज लिया है और आर्क रिवर में प्रवेश कर चुका है। यह भी सूचित करता है कि उसका एक स्टैट रैंडमली 2 अंक बढ़ गया है। इसके अलावा उसने ड्रैगन स्टंग प्राप्त कर ली है, जो मैजिक की खोई हुई एंशंट लैंग्वेज है। वह मन ही मन सोचता है कि अगर प्रिंसेस के साथ शादी की चर्चाएं नहीं होती तो यह वास्तव में एक वर्थ वाइल हार्वेस्ट होता। जब वह निर्धारित स्थान पर पहुंचता है तो मैरिन उसका अभिवादन करती है और टिप्पणी करती है कि वह समय पर आया। वह स्वीकार करती है कि वह सोचने लगी थी कि कहीं वह रास्ते में भटक तो नहीं जाएगा। वह उसकी ओर देखता है और पूछता है कि क्या वह मैरिन है। वह पुष्टि करती है कि उसका कोड नेम वास्तव में मैरिन है, लेकिन ध्यान देती है कि वह काफी कैजुअली बात करता है। वह उसे ध्यान से सुनने को कहती है। वह उसकी सीनियर और उसकी आर्चर दोनों है। फिर वह जोर देकर पूछती है कि क्या वह यह अंडरस्टैंड करता है। वास्तव में मैरिन लुनाटिक के भीतर अधिक ट्रबलसम कैरेक्टर्स में से एक है। वह तुरंत सिस्टम के माध्यम से उसकी पूरी प्रोफाइल निकालता है, उसके ट्रेट्स, स्टैट्स एंड स्किल्स की जांच करता है। वह तुरंत नोटिस करता है कि उसमें एक ऐसा ट्रेट है जिससे वह इनर लुनेटिक में सबसे अधिक नफरत करता है, उसका बॉसी पर्सनैलिटी। एक गर्वित अभिव्यक्ति के साथ मैरिन घोषणा करती है कि इस क्षण से वह उसका जूनियर है और उसे उचित रिस्पेक्ट के साथ उससे बात करनी चाहिए। वह उसे घूरता है और साफ साफ कहता है कि वह अविश्वसनीय रूप से बॉसी है। उसके ये रिमार्क्स सुनने के बाद वह गुस्सा हो जाती है और उस पर चिल्लाती है। वह उससे कहती है कि यह दुनिया पूरी तरह से बीच हो गई है। वह युवा बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब देता है कि ऐसा लगता है कि उसे लंबी लंबी बातें करने और बकवास करने की आदत है। वह पलटवार करती है, जोर देती है कि उसे कुछ रिस्पेक्ट दिखानी होगी, क्योंकि वह उससे कई साल पहले लूनेटिक में शामिल हुई थी और वह उससे 2 साल बड़ी भी है। वह पुष्टि करता है कि उसने उसे पहली बार में ही सुन लिया था और फिर उससे पूछता है कि उसे उससे, जिसे वह गुड फॉर नथिंग मानती है, कोई रिस्पेक्ट दिखाने से वास्तव में क्या हासिल होता है। वह लूनेटिक के भीतर के रूलर्स का उल्लेख करना शुरू करता है, लेकिन इससे पहले कि वह जवाब दे सके वह उसे रोकता है और उसे वेट करने को कहता है क्योंकि लोग आ रहे हैं। वह सुझाव देता है कि उन्हें पहले हाइड आउट जाना चाहिए। वह चिढ़ जाती है और उसे दूसरों को इग्नोर करने का ऑर्डर देती है। हालांकि वह उसे चेतावनी देती है कि वह उसे आसानी से जाने दे रही है क्योंकि यह उसका पहला मिशन है। वह उसके सुझाव के अनुसार हाइड आउट जाने के लिए सहमत हो जाती है, लेकिन उसे पहले स्क्रोल फाड़ने का भी निर्देश देती है। वह उसे तुरंत पहचान लेता है। यह एक लो ग्रेड डिमेंशनल टेलीपोर्टेशन मैजिक स्क्रोल है। वह मन ही मन सोचता है कि इस दुनिया और गेम के बीच का कनेक्शन अभी भी ज्यादा नहीं बदला है। बिना किसी हिचकिचाहट के वह स्क्रोल फाड़ देता है और जिस पल वह ऐसा करता है वे दोनों तुरंत उस जगह से उनके हाइड आउट पर टेलीपोर्ट हो जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद वह शिकायत करती है कि वह उस डैम डिमेंशनल टेलीपोर्टेशन की आदत नहीं डाल सकती, चाहे वह इसे कितनी भी बार इस्तेमाल करे। वह उसे चेयर पर बैठने का कमांड देती है। फिर वह उससे कहती है कि हालांकि पहले मिशन का डिटेल्स उसे पहले ही रफली बता दिया जाना चाहिए था, वह उन्हें फिर से दोहराएगी और उसे ध्यान से सुनने की सलाह देती है। वह सोचता है कि क्या उसने नाइट ऑफ लाफ्टर के बारे में सुना है। वह जवाब देता है कि उसने सुना है। वह समझाता है कि डीन नोआ, सोर्ड एम्परर सेल्सियस और उसके अपने पिता टियाओ ने एक बार मिलकर आर्च ड्यूक पेमन को सील करने में बेरली कामयाब रहे थे। वह रात जब वे तीनों पिमोन को हराने के लिए इकट्ठा हुए थे बाद में नाइट ऑफ स्लॉटर के रूप में जानी गई। वह उससे सहमत होती है और पुष्टि करती है कि पिमोन एक अत्यंत खतरनाक प्राणी है, एक ऐसा मास्टर जिसे कॉन्टिनेंट के सबसे मजबूत व्यक्ति भी आसानी से नहीं रोक सकते थे। वह समझाती है कि असली इश्यू ये है कि उसे सील करने की प्रोसेस के दौरान
पलोन युक्त डीमन एसेंस क्रिस्टल खो गया था। आखिरकार बहुत खोजबीन के बाद इसे एकेडमी के नीचे डिस्कवर किया गया। उसे संदेह होने लगता है कि लूनाटिक की प्लान ये है कि वे दोनों ध्यान भटकाएं जबकि वे डिमोनिक एसेंस क्रिस्टल को नष्ट कर दें। वह सरप्राइज्ड होती है कि वह कितनी जल्दी अंडरस्टैंड करता है और टिप्पणी करती है कि उसे उससे कैजुअली बात करने को एक तरफ रख दें तो वह वास्तव में यूजफुल साबित हो सकता है। वह प्रपोज करता है कि वे ट्रिवियल मैटर्स को अभी के लिए अलग रख दें। फिर वह पूछता है कि क्या क्रिस्टल चुराने के लिए डेट पहले ही तय कर दी गई है। वह जवाब देती है कि यह लगभग फाइनलाइज हो चुकी है। एल्डन एकेडमी के नाइट टाइम सेल्फ स्टडी पीरियड के दौरान वह समझाती है कि उसकी रोल यह होगी कि वह सुनिश्चित करे कि अन्य स्टूडेंट्स और इंस्ट्रक्टर्स को एक ही जगह पर रखा जाए। वह जानता है कि यह मैनेज करना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा, लेकिन वह फिर भी सवाल करता है कि क्या यह वास्तव में किया जा सकता है, खासकर इसलिए क्योंकि अगर डिमोनिक एसेंस क्रिस्टल के विनाश के दौरान पाइमॉन रिवाइव्ड हो जाता है तो उसे एहसास होता है कि वह लूना को कितना शक्तिशाली है, इसे अंडर एस्टिमेट कर रहा होगा। वह समझाना शुरू करती है कि लूना तीनों सोर्ड एम्परर्स में सबसे छोटी है और इस क्षय होते कॉन्टिनेंट की सेवियर है। वह उसे अश्योर करती है कि जिस बात का उसे डर है, पलिमोन का रिससिटेशन, वह कभी नहीं होगा। वह मन ही मन सोचता है कि हालांकि यह अच्छा होगा अगर चीजें वैसी ही हों जैसा मरिन ने डिस्क्राइब किया, ऐसा होने का बिल्कुल कोई रास्ता नहीं है। वह इस एपिसोड को जानता है। ये वह है जहां पैलोन रिवाइव होता है और भले ही डीमन अपने पूरे फॉर्म में वापस नहीं आएगा, कोई भी छोटी सी गलती एकेडमी और उसके आसपास की हर चीज के टोटल डिस्ट्रक्शन का कारण बनेगी। वह पूरी तरह से अवगत है कि यह मेन स्टोरी लाइन का शुरुआती चैप्टर है जिसे न्यूबी किलर द नाइट ऑफ लैब्रिंथ एंड स्लॉटर के नाम से जाना जाता है। वह अंडरस्टैंड करता है कि दूसरों को बचाने के लिए उसे एक ही समय में प्रोटैगनिस्ट और विलन दोनों की रोल निभानी होगी। वह रिजॉल्व करता है कि वह फोकस्ड रहेगा। वह उसे इन्फॉर्म करता है कि उसने ऑपरेशन के लिए जो कुछ भी चाहिए था वह सब सुन लिया है। कहीं और एक पुरानी बिल्डिंग में रिक आर्चड्यूक से बात करता है और रिपोर्ट करता है कि सभी प्रिपरेशंस पूरी हो चुकी हैं। अब बस यही बचा है कि आर्चड्यूक पृथ्वी पर सब कुछ ध्वस्त कर दे जैसा उसने अतीत में किया था। ये सुनकर आर्चड्यूक खुश होता है। वह रिक को बताता है कि हालांकि उन शापित चूहों के कारण कंप्लीट रिवाइवल मुश्किल होगा, उन्होंने जो हासिल किया है वह पर्याप्त से अधिक होना चाहिए। डीमन उसकी ओर देखता है और पूछता है कि क्या उसका नाम रिक है। रिक सकारात्मक रूप से जवाब देता है। डीमन उसे बताता है कि अगर यह प्लान सक्सीड होता है तो रिक एक मियर डिमोनिक ह्यूमन बने रहने के बजाय एक सच्चा डीमन बन पाएगा। वह उसे निराश न करने की चेतावनी भी देता है। इस बीच एकेडमी हॉल के अंदर नॉक्स, एलेनार, द प्रिंसेस और तालिया के साथ खड़ा है। प्रिंसेस तालिया की ओर मुड़ती है और अपोलोजाइज करती है, कहती है कि उसे उम्मीद है कि तालिया अंडरस्टैंड करेगी। वह समझाती है कि इंसान अपनी इमोशंस को अपनी मर्जी से कंट्रोल नहीं कर सकते, चाहे वे कितनी भी कोशिश करें। नॉक्स पहले प्रिंसेस की ओर देखता है, फिर तालिया की ओर मुड़ता है, जो अचानक एक क्रेज्ड गर्ल की तरह दिखते हुए जोर से हंसने लगती है। उस पल में उसे याद आता है कि वह तालिया की रिएक्ट करने के तरीके को पूरी तरह से कंसिडर करना भूल गया था। दोनों लड़कियां एक दूसरे को घूर रही हैं और वह सोचता है कि चीजें ऐसे कैसे हो गईं। अचानक एक स्टूडेंट पूछता है कि क्या किसी ने टॉप 7 स्टूडेंट्स के बारे में खबर सुनी है जिनके बेस्ट स्कोर्स हैं। दूसरा हस्तक्षेप करता है नाइट टाइम सेल्फ स्टडी पीरियड का उल्लेख करते हुए और कहता है कि उसने सुना है कि उन स्टूडेंट्स को बाद में एडिशनल पॉइंट्स भी दिए जाते हैं। एक स्टूडेंट लमेंट करता है कि अगर उसने थोड़ा और बेहतर किया होता तो शायद वह कट बना लेता। पहला स्टूडेंट उस संभावना को खारिज कर देता है, कहता है कि यह डेफिनेटली सवाल से बाहर है। वह मिडिल ऑफ द पैक तक भी नहीं पहुंचा। नोबल्स ने पहले से ही सभी टॉप स्पॉट्स ले लिए थे। वह समझाता है कि उनके जैसे कॉमनर्स टॉप 7 में से एक नहीं बन सकते, चाहे उनके ग्रेड्स कितने भी अच्छे क्यों ना हों। दूसरा स्टूडेंट पलटवार करता है, पूछता है कि क्या वह सोचता है कि वह यह पहले से नहीं जानता है। वह स्वीकार करता है कि वह बस अपनी भड़ास निकाल रहा था। वह जानता है कि नोबल्स केवल अपने ही तरह के लोगों का ध्यान रखते हैं, फिर भी वे हमेशा इक्वालिटी के बारे में प्रीच करने वाले होते हैं। वे सवाल करना शुरू करते हैं कि इस जगह और बाहर की दुनिया में क्या अंतर है। उनमें से एक पूछता है कि उन्हें कैसे पता चलेगा कि हायर अप्स वास्तव में क्या सोचते हैं। एक और स्टूडेंट क्यूरियस हो जाता है और पूछता है कि वास्तव में 7 स्टूडेंट्स का चयन कौन करता है और किस क्राइटेरिया पर। उनमें से एक अनुमान लगाता है कि यह ग्रेड्स पर आधारित होना चाहिए। वह जोड़ता है कि ग्रेड्स ही एकमात्र चीज हैं जो स्टेटस या बैकग्राउंड की परवाह किए बिना मायने रखती हैं। यंग मास्टर, जो चुपचाप पूरी कॉन्वर्सेशन सुन रहा था, उस आखिरी टिप्पणी को अनएक्सपेक्टेडली सेंसिबल पाता है। जैसे ही कॉमनर स्टूडेंट्स उसकी प्रेजेंस को नोटिस करते हैं, वे चुप हो जाते हैं। एक तो स्नीयर भी करता है, उसे राइनहर फैमिली का गुड फॉर नो चाइल्ड कहता है।
नॉक्स को यह सुनकर सैडनेस की एक चुभन महसूस होती है। वह सोचता है कि कॉन्वर्जेशंस हमेशा उसी पर वापस कैसे आ जाती हैं, और भले ही वह अनावश्यक अटेंशन आकर्षित नहीं करना चाहता, इस पॉइंट पर यह अनअवॉइडेबल है। वह सो कॉल्ड न्यूबी किलर के बारे में सोचता है और खुद को याद दिलाता है कि पिमोन एपिसोड को क्लियर करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर उसके ग्रेड्स हैं। वह A+ पाने के लिए डिटर्मिन्ड है। वह जानता है कि यह रिडिक्यूलस लगता है, लेकिन जब तक उसके रिजल्ट्स एक्सेप्शनल नहीं होंगे, वह नाइट टाइम सेल्फ स्टडी इवेंट में भाग लेने के लिए एलिजिबल नहीं होगा। और अगर वह इसमें फेल हो जाता है, तो वह अन्य कैरेक्टर्स को समय से पहले एडवांसिंग से नहीं रोक पाएगा। एक अदर स्टूडेंट उसे आउटराइट इंसल्ट करता है, उसे ऑब्नॉक्शियस होल कहता है और सवाल करता है कि क्या नॉक्स को लगता है कि वह कुछ स्पेशल है सिर्फ इसलिए क्योंकि वह थोड़ा हैंडसम है और एक पावरफुल फैमिली से आता है। नॉक्स का एक फ्रेंड उसका बचाव करने की कोशिश करता है, लेकिन ऑफेंडेड स्टूडेंट उसे बीच में ही काट देता है। चिल्लाता है कि नॉक्स सभी मेन का एनिमी है और किसी को भी उसका पक्ष नहीं लेना चाहिए। एक तीसरा स्टूडेंट पास आता है और पूछता है कि क्या दूसरों ने हाल की रूमर्स नहीं सुनी है कि नॉक्स प्रिंसेस का फियोंसे बन गया है और उसे क्रॉसिंग करने का नतीजा मौत भी हो सकता है। नॉक्स थोड़ी दूरी से हर शब्द सुनता है, लेकिन साइलेंट रहता है। वह जानता है कि वह लूनेटिक के साथ अपने रिलेशनशिप को खराब नहीं होने दे सकता। वह उसी को क्लोक के रूप में इस्तेमाल करके राइनहर हाउसहोल्ड से भागने की योजना बना रहा है। जो बात सर्टन है वह यह है कि उसे पैलॉन्स रिवाइवल को रोकना होगा। इस बार नॉक्स एग्जाम्स में पहला स्थान प्राप्त करता है। लियोन दूसरे स्थान पर आता है। वह 7-डे नाइट टाइम सेल्फ स्टडी पीरियड की आखिरी रात को एक्ट करने का रिजॉल्व करता है। एकेडमी हॉल के अंदर नॉक्स 4 लड़कियों के साथ खड़ा है, प्रिंसेस तालिया, एलेनर और अकीदना। उसे एहसास होता है कि वह यह चेक करना भूल गया कि उसके नीचे कौन रैंक्ड था। अब लड़कियां आपस में आर्ग्यू कर रही हैं और सोर्ड्समैन सोचता है कि क्या यह उस तरह का सिनेरियो है जो केवल ड्रामाज में होता है। फॉर्मर गर्लफ्रेंड और करंट वन के बीच टकराव। वह सोचता है कि यह सबसे वर्स्ट पॉसिबल सिचुएशन है, जो इस फैक्ट से और भी बदतर हो गई है कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया है। तालिया प्रिंसेस की आंखों में देखती है और उससे कहती है कि वह समझती है। हालांकि यह कहना रूड हो सकता है, नॉक्स सचमुच एक अच्छा पर्सन है और वह समझ सकती है कि प्रिंसेस उसे क्यों पसंद करती है। प्रिंसेस उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए उसे थैंक करती है। हालांकि वह उसे वार्न करती है कि वह इतनी आसानी से बैक डाउन करने के बारे में न सोचे, क्योंकि स्टिल रेनर हाउसहोल्ड में विनिंग का एक स्पेशल सिग्निफिकेंस है और यह पीपल पर भी अप्लाई होता है। प्रिंसेस मुस्कुराती है और उसे लक विश करती है। वह नॉक्स की ओर मुड़ती है और रिमार्क करती है कि उसने सुना है कि उनके हाउसहोल्ड्स ने एक एंगेजमेंट अरेंज की है। जाहिरा तौर पर कोई इसे जितना उसने एंटिसिपेटेड किया था उससे अधिक सीरियसली ले रहा था। नॉक्स तालिया की ओर मुड़ता है और एडमिट करता है कि इस तरह से चीजें अनफोल्ड हों ये उसने होप नहीं किया था। अचानक उसे मैरिन से एक मैसेज मिलता है जिसमें उसे ऑपरेशन के बारे में अधिक डिटेल्स के लिए हाइडआउट पर जल्दी गैदर होने का इंस्ट्रक्ट किया जाता है। वह वहां भागता है और उसे पहले से ही वेटिंग पाता है। मैरिन उसकी कथित तौर पर प्रिंसेस के साथ हुई एंगेजमेंट की न्यूज से विजिबली फ्यूरियस है। वह डिमांड करती है कि क्या उसने अपना माइंड खो दिया है। वह कंफर्म करता है कि रूमर्स सच हैं और एडमिट करता है कि उसे खुद भी कोई आइडिया नहीं है कि क्या हो रहा है। वह एक्सप्लेन करता है कि ऐसा लगता है कि प्रिंसेस उसे प्रिंस को चेक में रखने के लिए एक पॉलिटिकल कार्ड के रूप में उपयोग करने की कोशिश कर रही है। मरिन स्कॉफ करती है और पूछती है कि क्या वह सच में सोचता है कि उसने उसे यहाँ सिर्फ इतना ऑब्वियस सुनने के लिए बुलाया है। नॉक्स उससे मिशन पर फोकस करने का अर्ज करता है, लेकिन वह उस पर चिल्लाती है, डिमांड करती है कि वह उसे बताए कि वास्तव में क्या चल रहा है, क्योंकि वह भी कोई है जो कैप्टन लूना की केयर करती है। वह उसके जैसे किसी को एक्सेप्ट करने से रिफ्यूज करती है जब कोई यह भी नहीं जानता कि वह सचमुच कौन है। वह शांति से रिप्लाई करता है कि डिसीजन हायर अप्स द्वारा लिया गया था। मेरिन ये क्लियर कर देती है कि वह खुद डिसाइड करेगी कि वह अपने जूनियर को कैसे जज करना चाहती है। वह डिमांड करती है कि क्या वह वास्तव में लुनेटिक में शामिल होने के वर्ती है या वह कोई ऐसा व्यक्ति है जो अंततः उन्हें बिट्रे करेगा। नॉक्स अपनी सोर्ड निकालता है और उससे कहता है कि उसे होप है कि उसे इसका रिग्रेट नहीं होगा। मरिन एक एरो निकालती है और उस पर हर्ल करती है। उसके डॉज करने के बाद वह तुरंत एक और फेंकती है। वह उसे इन्फॉर्म करती है कि वह अभी के लिए उस पर ईजी रहेगी और उसे एडवाइस करती है कि वह मरे नहीं। वह बहुत जल्दी समझ जाता है कि मैरिन ब्लफिंग नहीं कर रही थी। वास्तव में वह लेजेंड की लॉस्ट रेसेस में से एक मरीन रेस की डिसेंडेंट है। उसने उनके ब्लड और उनके वाटर शॉट की पावर को इनहेरिट किया है जो अनफैथमेबल है। यहाँ तक कि लूना, जो लूनाटिक की कैप्टन है, भी उस अटैक को पूरी तरह से स्टॉप नहीं कर पाएगी। वह तुरंत पूरी फोर्स के साथ एक्टिंग जीनियस को एक्टिवेट करता है। उसे तुरंत क्लियर हो जाता है कि उसे ज्यादा प्रोवोक न करना ही सबसे अच्छा होगा। हालांकि उसे यह भी एहसास होता है कि अपनी वर्तमान एबिलिटीज के साथ वह उसका ट्रस्ट गेन नहीं कर सकता है और इस एनकाउंटर के कैटास्ट्रोफी में समाप्त होने की सिग्निफिकेंट चांस है।
उस केस में इस बैटल के दौरान उसे एक क्लियर और अनडिनाइबल विक्ट्री हासिल करनी होगी। वह उससे कहती है कि हालांकि उसे कैप्टन का एक्नॉलेजमेंट मिल गया होगा, वह अभी भी लोएस्ट रैंक्ड मेंबर है। वह सवाल करती है कि उसका यह एटीट्यूड क्या है, और प्रिंसेस के साथ उसके रिलेशनशिप और उसके आसपास हो रही सभी स्ट्रेंज इवेंट्स के बारे में एक क्लियर एक्सप्लेनेशन की डिमांड करती है। वह जोर से सोचती है कि क्या वह वास्तव में क्लेम कर सकता है कि वे सभी कोइंसिडेंसेस हैं। वह रिप्लाई करता है कि वह बिलीव नहीं करना चाहती जो उसने अभी अभी कहा, और अगर वह सच में नहीं करती है तो उसके लिए आगे कुछ भी एक्सप्लेन करने का कोई रीजन नहीं है। वह उसे फिर से वार्न करती है, कहती है कि वह देखेगी कि वह कब तक अपना वह हाई एंड माइटी एटीट्यूड बनाए रख सकता है। वह लगातार उस पर अपना मैजिकल वाटर स्टॉर्म फेंकना जारी रखती है। वह पूछता है कि क्या वह सीरियसली सोचती है कि इस तरह की थोड़ी सी ट्रिक उस पर काम करेगी। अपनी सोर्ड के एक ही स्विंग से वह उसके स्टॉर्म को पूरी तरह से कट डाउन कर देता है। उसके ब्लेड से आने वाली वेव इतनी पावरफुल है कि वह मुश्किल से खड़ी रह पाती है। उसने कभी एक्सपेक्टेड नहीं किया था कि ऐसा कुछ फर्स्ट प्लेस में काम करेगा। उसे बस एक छोटा ओपनिंग बनाने की जरूरत थी, और जब वह उसकी ओर से मुड़ता है तो वह तुरंत पीछे से अटैक करती है। वह इंस्टेंटली अपनी स्किल द आवर ऑफ द जीनियस को एक्टिवेट करता है। सिस्टम कंफर्म करता है कि उसके सेंस ऑफ टाइम की स्पीड धीमी हो गई है। यंग सोर्ड्समैन अपनी एबिलिटीज की पूरी एक्सटेंट को अभी रिवील नहीं करना चाहता है, लेकिन वह समझता है कि यह मदद नहीं की जा सकती। वह उस पर एक और पावरफुल मैजिक अटैक करती है, लेकिन वह उसे आसानी से डॉज करने में मैनेज करता है। उसे सरप्राइज होता है कि 10 मीटर से कम दूरी पर होने के बावजूद वह इतनी आसानी से उस स्ट्राइक से बच पाया। उसके बाद वह इतनी एस्टॉनिशिंग स्पीड से अपनी पोजीशन चेंज करता है कि मरिन उसे ट्रैक करने में पूरी तरह से अनेबल है। वह फ्रस्ट्रेशन में सोचती है कि वह हेल में कहाँ चला गया, जबकि वह अब सीधे उसके पीछे खड़ा है। वह ऑब्जेक्ट करती है, कहती है कि यह उस तरह की स्ट्रेंथ नहीं है जो एक 15 साल के बच्चे के पास होनी चाहिए। फिर वह उससे सीधे पूछती है कि लूनाटिक में शामिल होने के उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, लेकिन इससे पहले कि वह आंसर दे पाता, वह डिक्लेयर करती है कि अब इससे कोई मैटर नहीं है, वह इसे खुद फिगर आउट कर लेगी। वे लड़ना जारी रखते हैं। हर बार जब वह उस पर अटैक करती है तो वह उसके स्ट्राइक्स को डॉज करता है, और हर काउंटर अटैक के साथ वह उसे पीछे फेंक देता है। वह आखिरकार समझ जाती है कि वह एक्सट्रीमली डेंजरस है। भले ही वह लूनाटिक का उपयोग करने की कोशिश नहीं कर रहा हो, वह अब जानती है कि अगर वह कभी उन्हें बिट्रे करता है तो उसकी टैलेंट ही कैप्टन लूना के लिए एक थ्रेट है। जिस बात से वह सबसे ज्यादा अनॉय होती है वह यह अनसेटलिंग फीलिंग है कि नॉक्स खुद को रोक रहा है। वह सोचती है कि क्या वह ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि वह उनका एक्सप्लॉइट करने का इंटेंट रखता है, या इसलिए कि वह भी लूनाटिक की मेंबर है। वह उसे टॉन्ट करता है, पूछता है कि क्या वह बस वहीं खड़ी रहकर सोचती रहेगी। उसके लिए खुद को रिस्ट्रेन करना इंक्रीजिंगली डिफिकल्ट होता जा रहा है। वह अब यह रियलाइज करती है वह खुद को होल्डिंग बैक कर रहा है। फ्यूरियस होकर वह डिमांड करती है कि वह अपने सुपरवाइजर के साथ एक फूल की तरह व्यवहार करने की डेयर कैसे करता है। अब वह जानती है कि वह जीत नहीं सकती। वह सोचना शुरू कर देती है कि क्या यह ओवरवेलमिंग डिफरेंस सिंपली उनकी टैलेंट्स के बीच का गैप है, लेकिन ट्रूथ ये है कि उसे अब कुछ नहीं पता। हालांकि एक बात जिसके बारे में वह सर्टन है वह यह है कि अगर वह अपना सब कुछ नहीं देगी तो वह डेफिनेटली लूज जाएगी। फिर उसे कुछ और भी डिस्टर्बिंग महसूस होता है। लूनेटिक का हर मेंबर खत्म किया जा सकता है। वह यंग मास्टर से कहती है कि वह उसे लूनेटिक के मेंबर्स में से एक के रूप में एक्नॉलेज नहीं कर सकती। वह एक्सेप्ट करती है कि वह एक्सेप्शनल है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन वह उसके एक्शंस के पीछे के इंटेंशंस को अंडरस्टैंड नहीं कर सकती। उस वजह से वह लूनेटिक के रेगुलेशंस का पालन करने और उसके साथ एक डेंजरस इंडिविजुअल के रूप में डील करने का डिसाइड करती है। वह मरीन रेस की सीक्रेट टेक्निक वाटर शॉट को अनलीश करती है। वह तुरंत जानता है कि अगर उसे उसकी वर्तमान स्टेट में उससे हिट लग गई तो वह ऑन द स्पॉट मर जाएगा, और वह श्योर नहीं है कि क्या वह उसे डॉज भी कर पाएगा। इस पॉइंट पर वह कुछ नहीं कर सकता है। अचानक लूना आती है और अपनी स्वॉर्ड से अटैक को न्यूट्रलाइज कर देती है। वह मरीन से डिमांड करती है कि वह क्या सोच रही है, उसे याद दिलाती है कि उसने उसे अपने जूनियर के साथ मिशन एग्जीक्यूट करने का इंस्ट्रक्ट दिया था। फिर वह सवाल करती है कि उस ऑर्डर के किस पार्ट में उसे मारने की कोशिश करना शामिल था। यंग स्वॉर्ड्समैन रिस्पेक्टफुली लूना को अपना ग्रीटिंग्स ऑफर करता है। वह उन दोनों को वार्न करती है कि अगर वे उसे इस पूरी सिचुएशन को ठीक से एक्सप्लेन नहीं करेंगे तो वह उन दोनों को पनिश करेगी। वह मेरिन से पूछती है कि वह अभी वास्तव में क्या कर रही है, और उसे याद दिलाती है कि उसका मिशन एकेडमी स्टाफ और उसके स्टूडेंट्स दोनों का अटेंशन ड्रॉ करने के लिए न्यूकमर के साथ कोऑपरेट करना था। मरीन अपना हेड नीचे करती है और अपोलोजाइज करती है। वह एक्सप्लेन करती है कि वह कंफर्म करना चाहती थी कि क्या वह वास्तव में उनके ऑर्गेनाइजेशन के प्रति लॉयल था या नहीं। लूना उसे वार्न करती है कि इस तरह के जजमेंट्स करने का अथॉरिटी उसका है, कैप्टन का, मेरिन का नहीं।
वह यह भी नोटिस करती है कि मरिन का ब्लेड चिप्ड है, इस फैक्ट के बावजूद कि उसके फाइनल अटैक का ट्रेजेक्टरी पहले से ही ऑफ था। लूना अपनी आंखें सिकोड़ती है, रियलाइजिंग कि ब्लो के पीछे इतनी पावर के साथ मरिन उसे मारने की कोशिश कर रही होगी। इन ट्रूथ वह उस नाइफ का रेफर कर रही है जिसका उपयोग उसने मरिन के फाइनल स्ट्राइक को इंटरसेप्ट करने के लिए किया था। लूना कंफर्म करना चाहती है कि क्या उसका सस्पेशन सही है। वह कहती है कि वह मैरिन के पर्सपेक्टिव को अंडरस्टैंड करती है। वह यहाँ तक अग्री करती है कि न्यू रिक्रूट ने अब तक खुद के बारे में ज्यादा कुछ रिवील नहीं किया है, लेकिन इसके बावजूद मैरिन ने फिर भी एक क्लियर लाइन क्रॉस की है। लूना फर्मली उसे याद दिलाती है कि केवल एक सिचुएशन है जिसमें एक मेंबर को दूसरे को मारने की अलाउड है, और उसे श्योर है कि मैरिन को ठीक से याद है कि वह क्या है। मैरिन धीरे से कंफर्म करती है, ये तभी होता है जब किसी ने ऑर्गेनाइजेशन को बिट्रे कर दिया हो। लूना उसे एक शार्प वार्निंग देती है कि वह फिर कभी वह मिस्टेक न करे, और वह ऐड करती है कि यही वार्निंग नॉक्स पर भी अप्लाई होती है। यंग सोर्ड्समैन बिना किसी प्रोटेस्ट के कैप्टन के वर्ड्स को एक्सेप्ट करता है। लूना फिर सुझाव देती है कि वे एक साथ वॉक करें, और वह अग्री करता है। जैसे जैसे वे चलते हैं वह उसे समझाती है कि डिसिप्लिन और ऑर्डर बनाए रखने के लिए उसे उन दोनों को डांटना पड़ा। वह थोड़ी मुस्कान के साथ जवाब देता है, उसे बताता है कि उसने इतनी टेरिबल थिंग्स की हैं और इतना नीचे गिर चुका है कि एक साधारण वार्निंग अब उसे प्रभावित नहीं करती है। वह स्पष्ट करता है कि वह कंप्लेनिंग नहीं कर रहा है, बस कह रहा है कि यह फाइन है। मैरिन को शायद शुरू से ही वह भरोसेमंद नहीं लगा होगा। लूना उसे बताती है कि मैरिन आमतौर पर ऐसी नहीं है। उसके लिए डिटेल्स में जाना मुश्किल है, लेकिन मैरिन के उस तरह से एक्ट करने का एक कारण था, और वह उम्मीद करती है कि वह इसे समझ सकता है। वह एक और बात जोड़ती है, जो अभी हुआ उसके लिए वह उसका लाइफ का कर्जदार है, क्योंकि अगर मरिन का वह एरो उसे सीधे लगा होता तो वह डेफिनेटली मर चुका होता। वह धीमी चकल छोड़ता है और जवाब देता है कि यह टेरिफाइंग लगता है। वह उसकी रिस्पॉन्स का स्टडी करती है और जोर से सोचती है कि वह सरप्राइज्ड क्यों नहीं लगता। वह उसे बताता है कि जिस तरह से उसने अपना लाइफ जिया है वह मौत के इतने करीब आ चुका है कि अब यह उसके लिए नॉर्मल लगता है। वह हंसती है और उसके एटीट्यूड को काफी बोरिंग कहती है। फिर वह मानती है कि वह समझती है कि मरिन उसे क्यों पसंद नहीं करती। वह समझाती है कि यह सिर्फ एक एरो था, बस एक। मैरिन के लूनेटिक में शामिल होने का कारण वह एक एरो और उस एरो द्वारा लाई गई डिस्ट्रक्शन का स्तर है। जिस चीज को वह लंबे समय तक प्रिपेयर करती है वह पूरी तरह से एक अलग स्केल पर होती है। वह उसे बताती है कि यह इतना पावरफुल है कि अगर सीधे सामना किया जाए तो वह भी इसे पूरी तरह से ब्लॉक नहीं कर सकती। अब उसे आखिरकार समझ में आता है कि उसकी सोर्ड क्यों नष्ट हो गई। हालांकि यह उसे अजीब लगता है, अगर मरिन इतनी पावरफुल है तो वह मेन एपिसोड में क्यों नहीं दिखती। सच में मरिन एक लेजेंडरी रेस की अंतिम वंशज है जो वाटर और बोज दोनों को उनकी एब्सोल्यूट लिमिट्स तक मास्टर करने में सक्षम है। इस तरह वह इतना विनाशकारी शॉट फायर कर पाई। उसे एक बुक में पढ़ने याद आता है कि मरीन रेस उन स्पेशल रेसेस में से एक थी जो रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थीं। वे इनर लुनेटिक के बैकग्राउंड लोर में तो दिखाई दिए, लेकिन वे कभी मेन स्टोरी लाइन में नहीं आए। वह खुद से बड़बड़ाता है कि अगली बार जब वह उससे लड़ेगा तो वह उसे उस एरो को रेडी करने के लिए समय नहीं देगा। वह उसे सुन लेती है और उसे एक छोटा रास्कल कहती है। फिर वह अपनी उंगली से उसके माथे को पोक करती है और चेतावनी देती है कि उसे उससे लड़ने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। वह पूछती है कि क्या उसे अंदाजा है कि मैरिन जब रैम्पेज पर जाती है तो कितनी डेंजरस हो सकती है। वह उसे एक बार फिर याद दिलाती है कि उसने उसे पहले ही बताया था कि वह वास्तव में मर सकता था। वह तुरंत विषय बदल देता है और कमेंट करता है कि यह जगह उसके विचार से बड़ी है। वह सोचता है कि इस तरह का एक पावरफुल अटैक शायद समय आने पर खेलने के लिए एक बेहतरीन कार्ड बन सकता है। जैसे ही वह दूर जाने लगता है लूना उसे रोकती है। वह उसे बताती है कि वह स्ट्रांग है, इतना स्ट्रांग कि मैरिन के पूरी तरह से कंट्रोल खोने से पहले उसे वश में कर सके, और इसके अलावा वह इतना कोल्ड और रैशनल है कि बिना किसी झिझक के अपने एनिमीज को काट सके। वह मुस्कुराता है और कहता है कि वह अचानक उससे थोड़ा ज्यादा फ्लर्टिंग कर रही है। वह जवाब देती है कि इसी वजह से उसे उससे एक फेवर मांगनी है। वह उसे बताती है कि अगर इस मिशन के दौरान उसे लगता है कि मैरिन कंट्रोल खो सकती है और रैम्पेज पर जा सकती है तो उसे किल करना होगा, और यह कुछ ऐसा है जो केवल वह ही कर सकता है। एकेडमी के क्लासरूम में वापस एक प्रोफेसर छात्रों को संबोधित करते हैं। वह उन्हें बताते हैं कि एक महान नाइट या मेज केवल अपने अपर, सेंट्रल एंड लोअर एनर्जी कोर्स को अनलॉक करके ही बन सकता है, और जबकि टैलेंटेड होना महत्वपूर्ण है, अंत में केवल वही जो वास्तव में कड़ी वर्क हार्ड करते हैं वे ही उन्हें अनलॉक करने में सफल होते हैं। क्लासरूम में यंग मास्टर प्रिंसेस के बगल में बैठा है। वह नोटिस करता है कि तालिया बार बार उसकी दिशा में देख रही है। वह खुद से सोचता है कि उसने इस बार क्या गलत किया और तालिया उसे एक्चुअली क्या हुआ ये एक्सप्लेन करने का मौका भी क्यों नहीं दे सकती।
प्रिंसेस मजाक करती है कि टालिया की ग्लेयर ऐसी लगती है जैसे वह वास्तव में स्टिंग्स कर रही हो। वह तुरंत उसे चुप करा देता है, उसे बताता है कि वह उससे शुरू भी न करे और कहता है कि वह इस समय उसके बगल में बैठना भी नहीं चाहता है। वह समझाती है कि चूंकि वे प्रैक्टिकली एंगेज्ड हैं, अगर वे साथ नहीं बैठते हैं तो दूसरों को सस्पिशियस लगेगा। नॉक्स तर्क देता है कि पर्सनल और प्रोफेशनल मैटर्स को अलग रखा जाना चाहिए। आखिरकार वह एक नेशन की प्रिंसेस है। वह जवाब देती है कि यह सब फाइन है और अब कम से कम प्रिंस लुई उसे इतनी आसानी से किल नहीं कर पाएगा, क्योंकि अब वह उसका फियांसे है। वह खुद को वर्ड्स के नुकसान में पाता है। अचानक लाना वोनाट उसके पास आती है। वह तुरंत उसे सक्यूबाई के सेडर फैमिली की अगली हेड के रूप में पहचानता है। वे अपनी चार्म स्किल का उपयोग करके एक मैन के लाइफ एसेंस को ड्रेन करने की अपनी क्षमता के लिए इनफेमस हैं और वे अपनी या दूसरों की स्ट्रेंथ को भी एम्पलीफाई कर सकते हैं। वह जल्दी से अपनी नज़र उससे हटा लेता है। लियोन, जो उसके पीछे बैठा है, उसे बताता है कि भले ही उन्हें अभी नाइट टाइम सेल्फ स्टडी करना है, वह पूरी तरह से एग्जॉस्टेड महसूस कर रहा है। वह ग्रोन्स करता है कि उनके पास रात में और दोपहर में दोनों समय क्लासेस हैं। अकिदना बीच में बोलती है, कहती है कि उसे जो याद है उनके लिए आज के लिए अभी भी 3 और क्लासेस बाकी हैं। वह सोचती है कि क्या वह ठीक रहेगा। नॉक्स जवाब देता है कि उसे नहीं लगता कि वे क्लासेस होंगी। लियोन पूछता है कि उसका क्या मतलब है। अचानक पूरा रूम हिलने लगता है। हर कोई पैनिक्स करता है और आंसर्स के लिए भाग दौड़ करता है, ये पता लगाने की कोशिश करता है कि क्या हो रहा है। नॉक्स को तुरंत पता चल जाता है, मेन एपिसोड शुरू हो गया है। पलोन का सबजुगेशन चल रहा है। डीप अंडरग्राउंड रिक पलोन के सामने खड़ा है। रिक मुस्कुराता है और कहता है, यह आखिरकार शुरू हो रहा है। हाइड आउट पर यंग मास्टर मेरिन से पूछता है कि क्या उनका मिशन अटेंशन आकर्षित करना था ताकि लूनेटिक डिमोनिक एसेंस क्रिस्टल को नष्ट कर सके। मेरिन मुस्कुराती है, खुश है कि वह इतनी जल्दी समझ गया। वह उसे बताती है कि एक बार एरियाज को विभाजित करने वाले बैरियर्स एक्टिवेट हो जाते हैं तो यह जगह एक लैब्रिंथ बन जाएगी जिससे छात्रों को एस्केप करना होगा। वह चाहती है कि वह जितना संभव हो उतना टाइम बाय करे। इस बीच एकेडमी के लेक्चर हॉल में जमीन हिंसक रूप से हिलने लगती है और ऑब्जेक्ट सभी दिशाओं से गिरने लगते हैं। वह खुद से सोचता है कि मैरिन एक अच्छा जॉब कर रही है। अब उसकी बारी है टाइम स्टॉल करने की, क्योंकि उसका ऑब्जेक्टिव स्पष्ट है। वह अदर स्टूडेंट्स को वार्न करता है कि यहाँ रहना डेंजरस होगा। लियोन सभी को सूचित करता है कि 2 स्पेल्स वर्तमान में एक्टिव हैं। वह समझाता है कि पहला एक डिमेंशनल बैरियर है जो उन्हें बाहरी दुनिया से काटता है और उन्हें अंदर फंसाए रखता है। दूसरा एक लेयर ट्रांसफॉर्मेशन स्पेल है जो बिल्डिंग के फ्लोर्स को रैंडमली ऑल्टर करता है, जिससे एस्केप मुश्किल हो जाता है। यंग सोर्ड्समैन सरप्राइज्ड है कि लियोन ने इतनी जल्दी ये सब पता लगा लिया है। वह उससे पूछता है कि क्या उसका मतलब है कि उन्हें पहले लेयर ट्रांसफॉर्मेशन स्पेल को तोड़ने पर फोकस करना चाहिए। प्रिंसेस इसकी पुष्टि करती है और समझाती है कि उनकी करंट सिचुएशन में उनके लिए डायमेंशनल बैरियर को नष्ट करना इम्पॉसिबल है। लाना उससे सहमत होती है और जोड़ती है कि यह बिल्डिंग्स पर सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले लेयर ट्रांसफॉर्मिंग मैजिक का प्रकार लगता है। वह न केवल उसके इनपुट से बल्कि इस फैक्ट से भी कॉट ऑफ गार्ड है कि लाना को इस एपिसोड की मेन इंसिडेंट में इंटरफियर नहीं करना चाहिए। वह सोचता है कि वह क्यों शामिल होती जा रही है। क्या ओरिजिनल स्टोरी लाइन पहले ही पूरी तरह से ऑफ कोर्स हो चुकी है? तालिया लियोन से सहमत होती है, कहती है कि उन्हें मैजिक को नष्ट करने की आवश्यकता है। नॉक्स भी अपनी सहमति व्यक्त करता है, ये बताते हुए कि स्पेल्स का स्पष्ट रूप से एक विशिष्ट पर्पस है। यंग मास्टर सरप्राइज नहीं है। तालिया का यह पता लगाना अनएक्सपेक्टेड नहीं है। भले ही वह नॉर्मली चीजों को थिंक थ्रू करना पसंद नहीं करती है, वह अदर स्टूडेंट्स को सूचित करता है कि यदि वे स्पेल के पर्पस को फुलफिल करते हैं या फोर्सिबली इसे नष्ट करते हैं तो वे एस्केप कर पाएंगे। लियोन आगे समझाता है कि इस बात की बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि स्पेल के खिलाफ लॉन्च किए गए किसी भी पावरफुल अटैक्स को बस डिस्पेल्ड कर दिया जाएगा। नॉक्स उन्हें बताता है कि उन्हें पहले बिल्डिंग की कंडीशन की जांच करनी चाहिए। वह सजेस्ट करता है कि वे सिचुएशन का आकलन करने के लिए 2 टीम्स में स्प्लिट हों और फिर ठीक 1 आवर में फिर से रिग्रुप हों। मरीन अपनी इनविजिबल स्टेट में ही एकेडमी के अंदर भागती है। वह सोचती है कि नॉक्स सच में कॉम्पिटेंट है और कोई आश्चर्य नहीं कि वह उसे हराने में कामयाब रहा। वह लार्ज स्केल मैजिक से भी नहीं घबराया और पहले ही दूसरों का ट्रस्ट हासिल कर चुका था। वह एकेडमी के बेसमेंट में पहुंचती है और सोचती है कि क्या अब सेकंड एरिया की लैब्रिंथ में नेविगेट करने का पहला अटेम्प्ट शुरू करने का समय आ गया है। वह एक बड़े स्टैच्यू पर खड़ी है जिसे वह लैब्रिंथ ऑफ ड्रीम्स एंड डिल्यूजन्स मानती है। वह जमीन पर उतरती है और अपने पॉट से थोड़ा ब्लड फर्श पर डालती है। वह रिफ्लेक्ट करती है कि स्पिल्ड इंप ब्लड से पावर्ड इल्यूजन मैजिक यात्रियों के माइंड्स को चुरा लेती है और उन्हें उनके सबसे प्यारे ड्रीम्स से ल्यूर करती है। जैसे ही ब्लड गिरता है, फर्श पर मिस्टीरियस राइटिंग्स दिखाई देने लगती हैं।
वह खुद से सोचती है कि एलडीएन के सबसे शार्पेस्ट स्टूडेंट्स भी इसे आसानी से सहन नहीं कर पाएंगे, और चूंकि उसने इतना ब्लड गिराया है, ये उन्हें कम से कम 1 घंटा तो खरीद ही देगा। अब उसे नॉक्स की जरूरत है कि वह किसी तरह इससे गुजर जाए। वह अपने मैजिकल डिवाइस से देखती है और पाती है कि नॉक्स सहित सभी स्टूडेंट्स बेहोश होकर जमीन पर पड़े हैं। वह कंफ्यूज्ड हो जाती है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। उसकी मैजिक एक ऐसे लेवल पर होनी चाहिए थी कि वह रेजिस्ट कर सके। उसे यह अजीब लगता है और अब उनके पास एक प्रॉब्लम है। वह महसूस करती है कि उसके पास इंटरवीन करने के अलावा कोई चॉइस नहीं है। रात काफी हो चुकी है और लूना और डेफ ऊपर से आसमान में उड़ते हुए सिचुएशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं। वह उसे बताती है कि अब शुरू करने का समय आ गया है, और डेफ तुरंत उसकी कमांड का पालन करता है। दोनों एकेडमी के अंदर उतरते हैं। डेफ उससे पूछता है कि क्या यह सच में ठीक है, क्योंकि नोआ बहुत स्ट्रांग है। लूना उससे सहमत होती है। अंत में वे अपने डेस्टिनेशन द रेस्टिंग प्लेस ऑफ वॉरियर्स पर पहुंचते हैं। दोनों उस जगह में एंटर करते हैं। अंदर उन्हें नोआ पहले से ही उनका वेट करते हुए मिलती है। वह उन्हें बताती है कि वह जानती थी कि वे आएंगे। नोआ, जो लुनाटिक की कैप्टन है,